नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7, किशोरावस्था की ओर। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं। इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जंतु जनन हेतु सक्षम हो जाते हैं। अध्याय 6 में आप पढ़ चुके हैं, मानव में जननांग के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम उन हार्मोन और विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु बच्चे में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। 7.1 किशोरावस्था यौनारंभ। बोझो अपने 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के चलते जाने के पश्चात बोझो पहले अपने माता पिता के साथ बातें करने लगे। पहले एक कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, वह हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बोझो के कई मित्रों जिनके एक वर्ष बाद मिली थी, वह लंबाई एकाएक कितनी बढ़ गई है। उसमें से कुछ तो मूछें आने लगी हैं नज़र आ रही हैं। उनकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है। वृद्धि जन्म से होने लगती है, परंतु 10 से 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्र आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। यह इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे, युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल में वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता होती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से लेकर प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी तक होती है, किशोरावस्था के टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1-2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। यह परिवर्तन यौनारंभ का संकेत करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के और लड़कियों का जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौनारंभ समाप्त हो जाता है। यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन। लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौनारंभ के दौरान होने वाला सबसे बड़ा दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबाई, अस्थियों और अर्थात हाथ पैर की अस्थियां की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबे हो जाते हैं। आयु पूर्व लंबाई का। लड़के और लड़कियां। पूर्व लंबाई के लिए गणना सेंटीमीटर में। वर्तमान लंबाई, वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई × 100। उदाहरण के लिए लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर है, वृद्ध काल की समाप्ति पर उसे अनुमानित लंबाई होगी 120/75 × 100 160 सेंटीमीटर। क्रियाकलाप 7.1। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्र से बढ़ती हैं, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों की अपेक्षाकृत अधिक लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न होती है। कुछ यौनारंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। पहले को चिंतित होने लगे कि आवश्यकता नहीं है कि शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं होते हैं। कभी कभी किशोर के हाथ पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देने लगते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग में वृद्धि कर शरीर के अनुपात में संतुलन कर देते हैं। फलतः शरीर में सुडौल हो जाता है। शरीर आकृति में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों में कंधे, सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े हैं? इसका कारण यह है कि वह यौनारंभ में प्रवेश कर चुके हैं। जब वृद्धि के समय कंधे फैल कर चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों के कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक मांसपेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुपुष्ट एवं गड़ी दिखाई देती हैं। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग हैं। स्वर में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कभी कभी आपकी कक्षा में कुछ लड़कियों
लड़कों की आवाज़ फटने लगती है। यौनारंभ में स्वरयंत्र या लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों में स्वरयंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वरयंत्र गले के सामने की ओर स्पष्ट उभरे हुए भाग में दिखाई देता है। इसे एडम्स कहते हैं। 7.2 लड़कियों में स्वरयंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है अतः बाहर से समानता दिखाई नहीं देता है। सामान्यतः लड़कियों में स्वर उच्चारणता वाला होता है जबकि लड़कों में स्वर गहरा होता है। स्वदेश और तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोरावस्था में श्वेत और तैलीय ग्रंथियों में स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों में अधिक क्रियाशील के कारण कुछ व्यक्ति के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे अधिक हो जाते हैं। जनन अंगों का विकास। पिछले अध्याय में आपने कक्षा 6 चित्र 6.1 से 6.2 दर्शाए गए मानव जननांग के पुनर्वलोकन कीजिए। यौनारंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण शिशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणु का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निषेचन भी प्रारंभ हो जाता है। मस्तिष्क बौद्धिक और संवेदात्मक परिपक्वता प्रारंभ होना। किशोरावस्था व्यक्ति में सोचने ढंग से परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षाकृत किशोर में अधिक स्वतंत्र और अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उसमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वह सोचने विचारने में काफ़ी समय लेने लगते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने में प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। गौण लैंगिक लक्षण। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग व युग्मनज अर्थात शुक्राणु अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, दाढ़ी मूछ आने लगती है। ये लड़कियों को लड़कों की पहचानने में सहायता करती हैं। इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों में सीने पर बाल आ जाते हैं। लड़कों और लड़कियों के दोनों ही बाल बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग में पूर्विक क्षेत्र में भी आ जाते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रण होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं या अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौनारंभ के साथ ही वृषण पुरुष हार्मोन टेस्टोजन का स्रावण प्रारंभ कर देते हैं तथा यह लड़कों में परिवर्तन का कारण है जिसके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना। लड़कियों के यौनारंभ के साथ अंडाशय स्त्री हार्मोन टेस्टोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्धस्रावी ग्रंथियाँ अथवा दुग्ध ग्रंथियाँ स्तन के अंदर विकसित हो जाती है। इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है। पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में इसमें हार्मोन की भूमिका। अंतःस्रावी ग्रंथियों हार्मोन रुधिर प्रवाह से प्रस्रावित करती है जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुँच सकें। लक्ष्य स्थल हार्मोन से प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। आपने अभी पढ़ा है कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। लैंगिक हार्मोन के पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। 7.3 पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करता है। उसमें से एक हार्मोन अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने वाले नियंत्रण को नियंत्रित करता है। यौनारंभ में शरीर परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रण होते हैं। मानव में जनन काल की अवधि। जब किशोरों के वृषण एवं अंडाशय युग्मनज उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मनज की परिपक्वता उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जन्मावस्था का आरंभ यौनारंभ 10 वर्ष से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है। सामान्यतः
40 से 45 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगता है। अंडाणु परिपक्व होता है तल 28 दिन से 30 दिन के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन से पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यह अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब तक उस स्थिति में अंडाणु गर्भाशय का मोटा स्तर उसी रुधिर वाहिकाओं में समाहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है जिसे रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव रुक जाने से रजोधर्म कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा इसके नियमित होने पर कुछ समय लग सकता है। संतति तथा लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। लड़का या लड़की निषेचन अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लैंगिक लिंग निर्धारण का संदेश यह होता है। यह संदेश के निषेचन अंडाणु के साथ धागे की संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होती है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों में कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र हैं जिसे XY कहते हैं। स्त्रियों में X गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में XY गुणसूत्र। युग्मनज अंडाणु तथा शुक्राणु में युग्मनज गुणसूत्रों को एक जोड़ा होता है। उपनिषेचित अंडाणु में सदा एक X गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु में 2 प्रकार के होते हैं जिसमें एक प्रकार के X गुणसूत्र दूसरे प्रकार के Y गुणसूत्र होता है। चित्र 7.4 जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचित करता है तो युग्मनज में X गुणसूत्र होंगे तो वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र होंगे तो युग्मनज में नर शिशु में विकसित होगा। अब आप जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु लिंग निर्धारण उसके माता पिता से लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा है कि बच्चे में लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, पूर्णतः निराधार और एक अन्याय संगत है। लिंग हार्मोन में अतिरिक्त अन्य हार्मोन। चित्र 7.3 पुनः अवलोकन कीजिए। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि हैं जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय और एड्रेनल आदि वृक्क जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। 7.5 बोझो और पहलू को याद है कि एक बार जब उसने डॉक्टर को बुआ के यहाँ गए तो उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा जिसका गला बहुत फूला हुआ था, उभरा हुआ था। उसकी बुआ ने बताया कि काका गायरा नामक थायराइड ग्रंथि का रोग है। काका की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन को उत्पादित नहीं कर रही है। उसकी बुआ ने यह बताया कि उसके फूफा जी मधुमेह से पीड़ित है क्योंकि उनका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। थायराइड एवं एड्रेनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का श्रावण करती हैं। पीयूष ग्रंथि हार्मोन में स्रावित करती हैं जो व्यक्ति के सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। कीट और मेढक में जीवन चक्र करने वाले हार्मोन का योगदान। आप मेढक के जीवन चक्र के विषय में पढ़ चुके हैं। टेडपोल में वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना होता है। अध्याय 6 लार्वा वयस्क में बनने वाले इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियंत्रण करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो सकते। 7.3
जनात्मक स्वास्थ्य व्यक्ति का कायिक मानसिक व्यक्ति विसंगमुक्त होना उस व्यक्ति की स्वस्थता कहलाता है। किसी व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को व्यवस्थित स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन करना और पर्याप्त शरीर व्यायाम करना जरूरी है। किशोरों को पोषण आवश्यकताएं। किशोरों तीव्र वृद्धि एवं विकास की आवश्यकता होती है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। स्मरण कीजिए, संतुलित आहार का अर्थ भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज पर्याप्त मात्रा में समावेश। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्णतः पोषण मिलता है, जिन्हें उन्हें उनकी ज़रूरत है। आयरन रुधिर तत्व रुधिर का निर्माण करता है। लौह प्रचुर खाद्य जैसे पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोरों के लिए अच्छे खाद्य हैं। अपने दोपहर रात्रि में भोजन खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए। क्या भोजन संतुलित पोषक है? इसमें से खाद्य सम्मिलित हैं जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्या इसमें दूध, मांस, नट, दालें शामिल हैं जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं? क्या इसमें वसा एवं शक्कर में शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है जो लक्ष्य भोजन है? चिप्स अथवा पैक किए गए अथवा डिब्बा खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट होते हैं, परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होता है। 7.4 अपने मित्रों के साथ समूह बनाइए। खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए जो पिछले दिन नाश्ते, दोपहर भोजन, रात्रिकाल भोजन में खाए। उन पदार्थों का पहचान कीजिए। समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी जंक फूड भी पहचान कीजिए अपने पिछले दिन में खाया था। 7.5 चित्र। 7.6 प्रेरणा लेकर चार्ट द्वार अथवा पोस्टर बनाकर अपनी कक्षा में लगाइए, जिससे आप किशोर की आहार संबंधी आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहें। इसके लिए आप अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, विज्ञापन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इस विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोर के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों में अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों में स्नान करते हुए भली बात धोकर स्नान करना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों में ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने ऋतुस्राव के चक्र ध्यान रखते हुए स्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी अथवा घर पर तैयार किए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार 4 से 5 घंटे में घर पर तैयार पैड को बदलें। शारीरिक व्यायाम। ताज़ी हवा, टहलना, खेलना शरीर में चुस्त दुरुस्त व्यवस्था स्वस्थ रखता है। सभी युवा, किशोर, लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना, बाहर खेलना चाहिए। क्रियाकलाप। 7.6 नशीली दवाओं और ड्रग्स का निषेध। किशोर व्यक्तियों में शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक सक्रियता का समय है, जो वृद्धिकाल का एक सामान्य भाग है, अतः श्रावित असुरक्षित न महसूस करें। कोई भी व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग से सेवन से आपका अच्छा तनावपूर्ण महसूस करेंगे, तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए, जब तक कि आप डॉक्टर द्वारा ना दी गई हो। ड्रग नशीले पदार्थ जिसे लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक होते हैं। स्वास्थ्य में एक खुशी दोनों बर्बाद कर देते हैं। किशोरों द्वारा गर्भधारण। आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाहिता संबंधित कानून आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसका कारण यह है टीन आयु किशोर लड़कियां मां शारीरिक और मानसिक रूप से मृत तत्व के लिए तैयार नहीं हैं। बाल विवाह तथा मातृत्व में मां एवं संतान दोनों ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी काम करती हैं, क्योंकि मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, अतः वह मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती हैं।
प्रमुख शब्द। आपने क्या सीखा? अभ्यास।